सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग का लास्ट चैप्टर है मेरा रिवीजन का, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी चैप्टर एंड सिंपल चैप्टर है। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपने ऑलरेडी हमने फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ चुका है। तो यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारे में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। फ्लावरिंग प्लांट मतलब स्पेसिफिकली किस में पढ़ेंगे? हम एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। ओके, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप देखो, सबसे पहले फ्लावर का बात करो तो फ्लावर का जो नॉर्मली हम फ्लावर को बोलते हैं, तो हम बोलते हैं फ्लावर में आपका दो एसेसरी पार्ट होता है और दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एसेसरी पार्ट में आ जाता है कैलिक्स एंड कोरोला, ऐसा मॉर्फोलॉजी में बता चुका हूँ। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। और जब एक सूट को फ्लावर बनना होता है, नॉर्मली ये सूट है, पकड़ लो, ये एक सूट है। तो इस सूट को जब ग्रो करना होता है तो ये ग्रो करते जाएगा, सूट बनते जाएगा और यहाँ में नोड बनते जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ नोड बनेगा और ये ग्रो करते जाएगा। फिर से नॉर्मली सूट बनना है तो यहाँ तो आपका नोड है, यहाँ भी नोड बन गया इसके जगह में और ये ग्रो करते जाएगा। बट एक हम बोलते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो एक सूट को जब फ्लावर बनना होता है तो सूट एपिकल मेरिस्टम उस समय कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। एपेक्स गेट कंडेंस और अब सक्सेसिव नोड में इंस्टेड ऑफ लीफ, नॉर्मली नोड से क्या लेते हैं? लीफ। इंस्टेड ऑफ लीफ यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट आने लग जाता है, फ्लोरल पार्ट आने लग जाता है। दैट इज कैलिक्स, ये कलरफुल जो होता है वो है कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन क्या? गाइनोसियम। तो सबसे आउटर मोस्ट होल्ड से कौन आएगा? कैलिक्स आने वाला है, ठीक है। इस पार्ट को हम कह देते हैं पेडिसेल और ये जो सोलन बेस पार्ट है इसे हम कहते थे थैलामस या रिसेप्टेकल, जहाँ से सब कुछ आने वाला है। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन का बात करेंगे। तो फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर में ही तो रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम और फीमेल वाला है गाइनोसियम। तो वन बाय वन लेके इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारा फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा और फ्लावर ही वो जगह है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाला है। एक प्लांट का सूट को जब फ्लावर बनना होता है तो उनमें बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, जिससे सूट टिपिकल मेरिस्टम, फ्लोरल मेरिस्टम बना, हार्मोन के एक्शंस में एपेक्स कंडेंस हुआ, ठीक है। और बहुत सारा चेंजेस दिखा देगा ड्यू टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। डायरेक्टली फ्लोरल बड नहीं बनेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, फिर उससे फ्लोरल बड बनेगा और वही फ्लोरल बड जाके आपका बन जाएगा फ्लावर, ओके। और टिपिकल फ्लावर का बेसिकली हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट दो होता है, मेल वाला को बोलेंगे एंड्रोशियम, फीमेल वाला को बोलेंगे हम क्या? गाइनोसियम। और इस चैप्टर को तीन पोर्शन में भाग करके रखा है। देखो, फ्लावर में है एंड्रोशियम गाइनोसियम, ओके। फ्लावर में है एंड्रोशियम गाइनोसियम। तो एंड्रोशियम का बात करें तो एक एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? स्टामेन बोलेंगे, जिसका दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन प्रोडक्शन होने का प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम स्टामिन का बात करेंगे, पोलन ग्रेन का बात करेंगे, कैसे बना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से। उसके बाद फीमेल का बात करें तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, पिस्टिल जिसे हम कहते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी का अंदर ओविल, ओविल का अंदर एग, और यहाँ पोलन ग्रेन में मेल गेमेट। तो फर्टिलाइज पूरा चैप्टर को तीन इवेंट में भाग करके रखा है। फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फिर जहाँ फ्यूजन होगा उसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट का कहानी चलेगा उसे हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोलन ग्रेन बनना, एग बनना, इनका ट्रांसफर होना, पोलिनेशन होना, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। फ्यूजन होकर जाइगोट बनना, ये आ जाता है फर्टिलाइजेशन में। जाइगोट से एम्ब्रायो बनना, एंडोस्पर्म बनना, वो सब आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पूरा चैप्टर को ना तीन इवेंट में भाग करके रख दिया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या स्ट्रक्चरल इवेंट आता है? स्टामेन का बारे में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन कैसे बनता है पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। पोलन ग्रेन मेल गमेटोफाइट क्या है उसका बारे में पढ़ेंगे। फिर पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओविल का बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रायो सेक में एग कैसे, वो पढ़ेंगे। फिर पोलिनेशन टाइप्स, एजेंट ऑफ पोलिनेशन, और बार बार सेल्फ पोलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है, तो उससे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, एडेप्टेशन हम पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फिर पोलन ग्रेन पिस्टिल का पास गया, वो एक्सेप्ट करेगा, सेम का होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अलग का होगा तो रिजेक्ट करेगा। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, एक्सेप्ट हो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन में आ गया। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनना, सीड बनना, फ्रूट बनना, ये सारा प्रोसेस जो एपोमिक्सिस एंड ऑल दिस, ये आ जाएगा कौन सा इवेंट पे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे।
तो पूरा चैप्टर को 3 इवेंट में भाग करके रख दिया, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसी का हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे मैंने बोला साला फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। फ्लावर का बहुत ही बढ़िया एक इवेंट है कि वो कलरफुल अलग अलग कलर खुशबू देता है, ठीक है, और ये कलर एंड खुशबू का वैसे पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है आपका, फ्रूट और सीड होता है, ठीक है। अब एक बायोलॉजिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम बोलेंगे फ्लावर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर इतना खूबसूरत होता है देखने में, ठीक है, विजुअली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल भी बोलते हैं बिकॉज एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट उसी में होकर होता है आपका। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में ही एक होता है, वहीं जाकर जागोट से एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होता है। और ये हमने देख लिया, इस डंडी को पेडिसल या स्टॉक कहेंगे, इसे थैलामस या रिसेप्टेकल कहेंगे, कैलिक्स कोल्डा, एंडोसियम, गाइनोसियम। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो मच बिफोर फ्लावरिंग, प्लांट में फ्लावरिंग होने से पहले ही डिसीजन फ्लावरिंग बनने का आ जाता है। जब सूटिपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होगा, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, और वहाँ फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम फ्लोरल बर्ड बनेगा, और वही अल्टीमेटली जाके क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा, जो कि ऑलरेडी बता दिया। तो अभी हम 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोसियम और फीमेल को बोलेंगे गाइनोसियम। सो एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ ए होल्ड ऑफ स्टामेन, और स्टामेन का बात करेंगे, ये रहा। तो स्टामेन को देखो, तो स्टामेन का 2 पार्ट होता है, ये वाला पार्ट को हम कहते हैं एंथर, ये वाला पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर का देखो ये फ्री एंड है, तो ये डिस्टल एंड में है, ये फिलामेंट का डिस्टल एंड में है आपका एंथर, और फिलामेंट का अटैच एंड, ये फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किसके साथ जुड़ा होगा, थैलामस के साथ जुड़ा होगा, ध्यान रखना, प्रोक्सिमल एंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, थैलामस या फिर पिटल ऑफ द फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। काफ़ी केसेस में पिटल के साथ भी जुड़ा रहता है स्टामेन। तो स्टामेन फ्यूज विद पेटल को क्या बोलते हैं, इपीपेटलस, या सेपल टेपल हो गया तो एपीटेपलस कहते थे, याद करो मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल, ठीक है। सो एंथर में बेसिकली जनरली 2 लोब्ड होता है, तो हम बोलते हैं इट इज जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट कैसा है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक है। सो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर हम क्या देते हैं इसको, स्टामेन, ध्यान रखना इसका कहानी। नेक्स्ट, स्टामेन का 2 पार्ट है, एंथर जो बाइलोब्ड होता है, और हर लोब में हम कहते हैं 2 थीका है, इसलिए हम बोल देते हैं एंथर कैसा है, डायथीकस है। सो ये दिखोगे आपको, तो हर लोब में आपको 2 थीका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। सो 2 लोब्स होता है इन एंथर, तो 2 लोब होने का वैसे हम क्या बोल देते हैं, बाइलोब्ड कह देते हैं, और हर लोब में 2 थीका या फिर कंपार्टमेंट होता है, इसलिए हम उनसे आपका दैट इज क्या बोलते हैं, एंथर को डायथीकस भी कह देते हैं, ठीक है, डायथीकस ही बोलते हैं। 4 नहीं, ध्यान रखना, पूछे कैसा है तो डायथीकस ही है, एंथर कैसा है तो डायथीकस बोल देते हैं, 2 थीका। हालांकि ये लाइन दे के रखी कि ईच लोब में 2 थीका है, पर टोटल भी पूछे कैसा है तो आप डायथीकस ही बोलोगे। और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहीं में पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन बनने के बाद यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम का आप जूम करके देखोगे तो सबसे बाहर वाला लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसका मिड लेयर वाले को एंडोथेसियम कहेंगे, फिर मिडिल लेयर कहेंगे जो 2 से 3 लेयर होता है, एंड उसके बाद इनर लेयर को टेपेटम कहेंगे। आउटर 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन में, और टेपेटम का काम होता है न्यूट्रिशन, डेवलपिंग पोलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है टोटल 1 2 3 4 नंबर में होता है, विच फर्दर डेवलप्स एंड बिकम पोलन सेक। यही माइक्रोस्पोरेंजियम जाके पोलन ग्रेन बन के पोलन ग्रेन यही स्टोर होगा, तो ये पोलन सेक में डेवलप हो जाता है, जो 4 नंबर में होगा। सो एंथर देखो तो कितना साइडेड दिखाई देता है, 4 साइडेड दिखाई देता है, तो टेट्रागोनल भी कहते हैं, जिसके पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है, कहाँ में है, लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, हर लोब में 2 करके लोकेटेड है। और माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप हो जाएगा किसमें, पोलन सेक, फ्यूचर पोलन सेक, जिसमें पोलन ग्रेन बनेगा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये एंथर है, अगर आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके देखोगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम आपको नियरली सर्कुलर दिखाई देगा, और इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्ड लेयर, एपिडर्मिस आउटरमोस्ट, एंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टेपेटम, टेपेटम इनरमोस्ट है। सो स्टार्टिंग का 3 लेयर का काम है प्रोटेक्शन और हेल्प इन डेहिसेंस में काम आता है। टेपेटम प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, क्योंकि टेपेटम के पास होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म, न्यूट्रिशन भर भर के है, एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फर्स्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनता है, ठीक है। यही
यही रोल प्ले करता है इसका न्यूट्रिशन देने में। और जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल्स होता है, जो उसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो जब एंथर मेच्योर्ड होता है तो यहाँ में सिमिलर टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, होमोजेनस टिश्यू, इसी को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और हर स्पोरोजेनस टिश्यू के पास एबिलिटी रहता है कि वो एक्ट करे एज पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल क्या करेगा, म्यूसिस करेगा। ये डिप्लॉयड है, म्यूसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बना लेता है, 4 माइक्रोस्पोर। और ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ रहता है, तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और जब एंथर मैच्योर्ड हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये चारों माइक्रोस्पोर अलग सेपरेट होकर 4 पोलन ग्रेन में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सिमिलर प्रकार का सेल है, फिर से मैं बोला उसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कहाँ में स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। किस में, जब एंथर यंग होगा उस स्टेज में, क्योंकि जब एंथर मैच्योर्ड हो जाएगा तो यही स्पोरोजेनस टिश्यू पोलन मदर सेल की तरह बन जाएगा, म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर बना के पोलन ग्रेन बना लेगा। तो स्पोरोजेनस टिश्यू किस फॉर्म में रहेगा, जब एंथर यंग रहेगा उसी स्टेज में रहेगा। ओके, उसी चीज को देखा हुआ है। तो यहाँ में सेंटर में, इस माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू रहेगा। हर सेल का पास एबिलिटी है कि वो एक्ट करे पोलन मदर सेल, म्यूसिस करेगा और 4 पोलन ग्रेन बना लेगा, इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस मतलब बनना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे एंथर मैच्योर्ड होकर डिहाइड्रेट हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएगा इच अदर से, और यही डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन में, 4 पोलन ग्रेन में बन जाएगा। या फिर इसी पोलन ग्रेन को हम बोल देंगे मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसी पोलन ग्रेन को हम क्या बोल देंगे, मेल गेमेटोफाइट। ये कैलकुलेशन जो है मैं थोड़ा देर में दिखा रहा हूँ। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों हजारों पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, और जब एंथर मैच्योर्ड हो जाएगा तो सब रिलीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में देखोगे तो 2 लेयर होता है, एक होता है इनर वाला लेयर, एक होता है बाहर वाला लेयर। इनर वाला लेयर को हम कहते हैं इंटेन, बाहर वाला लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। बाहर वाला लेयर में बीच बीच में क्या होता है आपका, बीच बीच में आपका यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। बाहर वाला लेयर जो होता है ना आपका, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और इनर वाला लेयर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। बाहर वाला लेयर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ये देखो बीच बीच में गैप है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है बाहर वाला लेयर, और बाहर वाला लेयर ना स्पोरोपोलेनिन से बनता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो ना एसिड टेम्परेचर, इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता। तो पोलेन, और जिस जगह में ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, इस गैप को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोल देते हो, जर्म पोर। तो जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है एक्साइन में, उसे कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर का काम क्या है, पोलन ट्यूब यही जर्म पोर के मदद से निकलेगा, पोलन ट्यूब इसी जर्म पोर के मदद से डेवलप होगा। तो पोलन ग्रेन में देखो तो बाहर वाला लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर वाले को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन का अलग अलग डिजाइन होता है, फैशन होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो यहाँ नहीं है, फिर नहीं है, बट इनर वाला सर्कुलर होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो एक्साइन मतलब आउटर लेयर, इंटाइन मतलब इनर लेयर। ये हार्ड और डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये थिन और कंटिन्यूअस होता है, ये थिक भी होता है। बाहर वाला लेयर कैसे बना, स्पोरोपोलेनिन, और ये कैसे बनाता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। ध्यान रखना, एक्साइन का अलग अलग फैसिनेटिंग डिजाइन है, जिसकी वजह से उसका टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस भी है। टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस बोले तो काफी बार बहुत सारा पोलन ग्रेन का एक्साइन देख के ही हम बता सकते हैं ये किसका पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्कोप में देख के। ठीक है, किसका पोलन ग्रेन है बता सकते हैं, एक्साइन का वो भी सिग्निफिकेंस है। बट इंटाइन तो कंटिन्यूअस है, तो इसमें ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इनिशियली में जो पोलन ग्रेन बनता है, ये मान लो माइक्रोस्पोर है, तो वो इनिशियली में जो पोलन ग्रेन बनता है वो 1 सेल स्टेज में होता है। तो ये 1 सेल स्टेज में होने के बाद इसका एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, जिसमें से एक बड़ा सा सेल बनेगा, एक छोटा सा सेल बन जाता है, और एक बड़ा सा सेल में डेवलप हो जाएगा। तो इस स्टेज में हम कहेंगे 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। इनिशियली पोलन ग्रेन कितना सेल होता है, 1 सेल। बाद में एसिमेट्रिक डिवीजन करके ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे वाले सेल को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल, और बड़े वाले सेल को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और पोलन ग्रेन का डायमीटर याद रखना, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। जर्म पोर जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है वहीं से पोलन ट्यूब निकलेगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन का प्रेजेंट होने का वजह से पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व करते हैं।
किस तरह के से प्रिजर्व करते हैं, फॉसिल की तरह, क्योंकि वो डैमेज नहीं होता। फ्यू फीचर ऑफ स्पाइरोपोलिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्काली, और कोई भी एंजाइम अभी तक इसको डिग्रेड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पोलिन भले ही वो खत्म हो जाए, मर जाए, बट उसका डेट इज क्या बोलते हैं, डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरोपोलिन। इसलिए फॉसिल हिसाब से भी पोलिन प्रिजर्व हो जाता है। अब इनिशियली पोलिन मैंने बोला ना कितना सेल होता है, 1 सेल, बट व्हेन पोलिन मैच्योर्ड हो जाएगा तो वो उसमें कितना सेल हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिवीजन करके 2 सेल हो जाएगा, जिसमें से जो बड़ा वाला सेल होगा ऊपर वाला, जैसे बड़ा वाला सेल इसको हम बोलते थे वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले को बोलते थे जनरेटिव सेल। बड़े वाले के पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इनके पास लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होगा, याद रखना कैरेक्टर। छोटे वाले के पास स्पिंडल शेप होता है और ऐसा लगता है कि छोटे वाला जो है बड़े वाले का साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, टिपिकल न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, जनरेटिव सेल से तो देख लिया, तो वहाँ में एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है या सेल डिवीजन होता है एसिमेट्री वाला। पोलन गेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, मेल गैमेट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। पोलन गेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जैसे कि ये है पोलन गेन, जिसमें ये रहा वेजिटेटिव सेल, ये रहा जनरेटिव सेल, ये रहा वेजिटेटिव सेल, तो 2 सेल स्टेज है। पोलन गेन को हम मेल गैमेट नहीं बोल रहे, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट इज स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। तो ये जो जनरेटिव सेल है, अभी तक मेल गैमेट बना नहीं है, ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करता है, माइटोसिस करता है। तो एक सेल माइटोसिस करेगा तो कितना बना लेगा, 1 से 2 बना लेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 मेल गैमेट। इनिशियली में 2 सेल स्टेज है, बट अगर ये माइटोसिस किया तो 2 मेल गैमेट बना लेगा। तो अब देखो टोटल कितना सेल हो गया, 3 सेल स्टेज कहते हैं हम। कितना सेल स्टेज कहते हैं, 3 सेल स्टेज। तो ये रहा अब 2 मेल गैमेट, ये रहा 2 मेल गैमेट, एंड द स्ट्रक्चर पोलन गेन कंटेन मेल गैमेट, इसलिए हम पोलन गेन को मेल गैमेटोफाइट कह देते हैं, मेल गैमेट नहीं कहते हैं। इसे मेल गैमेट नहीं कहते, दिस इज मेल गैमेटोफाइट। जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाएगा माइटोसिस करके, और अगर मेल गैमेट बन गया तो उस स्टेज में कहेंगे 3 सेल स्टेज, और अगर मेल गैमेट जब तक नहीं बन रहा उस स्टेज को आप 2 सेल स्टेज ही बोलोगे। तो यहाँ में वही देख रखा है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन गेन जो रिलीज होता है 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है, इसी स्टेज में, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल मेजोरिटी में। बट रिमेनिंग 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में वो जो प्लांट में रहता है तो ही वो 3 सेल स्टेज बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेगा माइटोसिस करके, 2 मेल गैमेट बना लेगा माइटोसिस करके, तो 3 सेल स्टेज आएगा, जिसमें एक है वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। बट मेजोरिटी में किस सेल स्टेज में ही शेड होता है, आपका 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाता है, ठीक है। तो दिखाता हूँ थोड़ा और इसका कहानी को। सो मेल गैमेटोफाइट, डायमीटर सब देख लिया, 2 लेयर वाल देख लिया, एक्सैन इंटेन ये सब देख लिया। एस 1 सेल रहता है, एसिमेट्रिक डिवीजन करके आपका स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बना के जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल बनाएगा, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। 60% में, मोर देन 60% में 2 सेल स्टेज में ही सेल होता है, रिमेनिंग 40% में 3 सेल स्टेज में सेल होता है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेगा, ओके। ये रहा, तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रखना, बड़ा सा वैक्यूल बनता है, ये बड़ा सा वैक्यूल बनेगा एंड वहाँ में एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहीं डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा जनरेटिव सेल, ये रहा वेजिटेटिव सेल, ध्यान रखना है लेवलिंग, ओके। ये एंथर डेहिसेंस हो रहा है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रखना है आपको। और एनसीईआरटी का फिगर, ये रहा एनसीईआरटी का फिगर जो मैंने दिखाया था, टेपेटम एंड ऑल दिस, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर ये रहा बाहर वाला लेयर जो अलग अलग डिजाइन है, डिसकंटिन्यूअस है, ये बीच में आपका जंप और स्पाइरोपोलिन एप्सन एक्साइन, भीतर वाले को इंटाइन बोलोगे, ओके। तो ये सब कहानी हमने देख लिया। और सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो पोलन गेन का हम जो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा शेप है, एक्साइन का ऐसा शेप है, ये किससे दिखाई देता है, हमें सेम से दिखाई देता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये सब स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस फिगर को हम बोल देते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, वैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, टेम तो नीचे हमें सेम चाहिए। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा तो मैं बोला 95% लोग नीट में जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना ध्यान से किताब में कोई देखता ही नहीं है। तो जो एग्जाम का फिगर दे के रखा हुआ है, जो पता चल रहा है, दैट इज कौन का वैसे टेम से पता चल रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सॉरी सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया।
नेक्स्ट हम देखेंगे पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मतलब प्लांट से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, कब तक उसका पास एबिलिटी है, प्लांट से रिलीज हो गया कब तक उसका पास एबिलिटी है कि वो जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए, तो उसी को हम कह देते हैं पोलन वायबिलिटी, कब तक वो जिंदा है। तो किसी किसी स्पेसीज में बस कुछ आपका कुछ घंटों तक ही रहता है और किसी किसी में मंथ्स तक रहता है। तो RSL में मंथ्स तक रहता है, रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेगुमिनेसी में काफ़ी महीनों तक वायबिलिटी रहता है, और किसी किसी में सिर्फ 30 मिनट्स तक, जैसे सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट में। तो पोलन वायबिलिटी मतलब पोलन ग्रेन का एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एक बार रिलीज होने के बाद, वो टाइम पीरियड। और पोलन वायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कैसा, ह्यूमिडिटी कैसा, इस पर डिपेंड करेगा। तो 30 मिनट्स राइस व्हीट में एंड RSL में काफ़ी मंथ। आप पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हो -196 डिग्री टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इससे क्या होगा, जैसे पैसा रखने से बैंक होता है ना, तो पोलन रखोगे तो हम कहेंगे पोलन बैंक्स हैं। तो ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम आएगा। किसी प्लांट का आपने पोलन रख लिया, 2 साल बाद आप उसे ब्रीडिंग करा रहे हो तो वो काम आ जाएगा। और पोलन रखा हुए तो आप उसे बोलोगे पोलन बैंक। किस में रखोगे, लिक्विड नाइट्रोजन में, किस कंडीशन में, -196 डिग्री सेल्सियस में रखोगे। और इससे प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके ओके, नाउ पोलन ग्रेन जो है उसका इंपॉर्टेंस, तो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में बहुत ही रिच रहता है, तो इसलिए पोलन टेबलेट आजकल यूज होता है एज ए फूड सप्लीमेंट। बहुत सारा वेस्टर्न कंट्रीज है जो पोलन से प्रोडक्ट बना रहा है टेबलेट या सिरप्स की फॉर्म में, और मार्केट में सेल कर रहा है, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस उन्हें कंज्यूम करते ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े। ठीक है, ये याद रख लेना, पोलन टेबलेट, पोलन सिरप्स भी आता है बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एंड पोलन ग्रेन, कोई कोई प्लांट का पोलन ग्रेन जैसे पार्थिनियम, कैरोट ग्रास भी कहते हैं, वो एलर्जी भी कोस करता है और रेस्पिरेटरी कंडीशन बीमारी कोस करता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इंसानों में कोस करता है। ये भी आप ध्यान रखना है। पोलन ग्रेन, पोलन एलर्जी, पोलन वायबिलिटी, यहाँ में जैसे देख रखा है, पोलन एलर्जी किस किस का कोस करता है, क्या कोस करता है। और ये पार्थिनियम कैरोट ग्रास क्या था आपका, इंपोर्टेड हुआ था व्हीट के साथ, इंडिया का प्रोडक्ट नहीं था, इंडिया में इंपोर्ट हुआ था व्हीट के साथ। और एक PYQ है जो है पोलन एलर्जी कोस करता है, एमेरेंथस, याद रख लेना ये भी। फिर पोलन न्यूट्रिएंट में रिच होता है, तो इसको एथलीट, रेस हॉर्सेस लोग इस फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, सिरप या उसकी फॉर्म में, टेबलेट्स की फॉर्म में। 30 मिनट्स राइस व्हीट में होगा, ये लोग मोनोकोट होते हैं एंड पोइसी में आ जाते हैं, एंड 30 मंथ्स होगा RSL में। पोलन बैंक मतलब पोलन उनको क्रायो प्रिजर्व करके रखोगे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ओके, आई होप ये क्लियर है, पोलन का कहानी हो गया। तो ये रहा आपका पार्थिनियम। अब आता है हम गाइनोसियम में। तो गाइनोसियम का पता ही है आपको, 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और गाइनोसियम का इंडिविजुअल पार्ट को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोल देते हैं, पिस्टिल या फिर क्या कार्पेल। अगर पिस्टिल एक रहा तो मोनोकार्पेलरी बोलोगे, एक से ज़्यादा रहा तो पोलीकार्पेलरी बोलोगे, 2 रहा तो बाइकार्पेलरी, ज़्यादा रहा तो पोलीकार्पेलरी। अब ये मेनी है, मेनी तो पोलीकार्पेलरी। मेनी अगर है और सब फ्यूज्ड है तो उसको बोलोगे सिनकर्पस कंडीशन। और बहुत सारा पिस्टिल है बट अकेला अकेला है तो उसको बोलोगे एपोकार्पस। फ्री है तो उसको बोलोगे एपोकार्पस। ए फॉर अकेला, फ्यूज मतलब साथ में, सिनकर्पस। तो इसका एग्जांपल है MTPS, तो मास्टर टोमेटो पेपर। इसका एग्जांपल लेमर से याद रखना है, लोटस, माइसिलिया रोस, एपोकार्पस का। ये सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुका है, फिर भी देखते हैं। तो सिंगल पिस्टिल रहा तो मोनोकार्पेलरी, बहुत रहा तो मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी फ्यूज रहा तो सिनकर्पस, एग्जाम्पल ये रहा, और फ्री रहा तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल ये रहा। और ये NCERT का फिगर है हिबिस्कस का, ये हिबिस्कस का पिस्टिल दिखा कर रखा है। सिनकर्पस का पेपर एरा MTP में जो पेपर है वो। और ये मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस है, अलग अलग है, एरा ये तो साथ में है, ये अलग अलग है। तो ये एग्जाम्पल हो गया माइसिलिया, लोटस, माइसिलिया रोज। तो माइसिलिया का फिगर है, और लोटस और रोज जो है वो क्लास 11 का एग्जाम्पल में था, ध्यान रखिएगा। तो गाइनोसियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और सारा पिस्टिल और कार्पेल टुगेदर गाइनोसियम कंस्टिट्यूट करेगा। एक रहा तो मोनोकार्पेलरी, मेनी रहा तो मल्टीकार्पेलरी, सिनकर्पस, एपोकार्पस, सब बता दिया। और इसका 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बार बार बोला, स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पोलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। स्टाइल वो पार्ट है, एलोंगेटेड पार्ट है जो ओवरी के साथ स्टिग्मा को जोड़ रहा है, और इसके थ्रू पोलन ट्यूब ग्रो होगा। तो लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी बेसल पार्ट है, बेसल बल्ज पार्ट, सोलेन पार्ट होता है। ओवरी का अंदर रहेगा ओव्यूल, या फिर उसी को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, जो प्लेसेंटा से राइज हुआ है। और नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में भी वेराई करता है। ओव्यूल एक ओवरी में एक भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है।
तो 1 होगा, जैसे व्हीट, पेडी, मैंगो, आम में एक ही सीड मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड बनता है। तो किसी किसी में 1 हो सकता है, किसी किसी में नहीं हो सकता है, जैसे ऑर्किड, वाटरमेलन, पपाया। पपाया में बहुत सारा सीड होता है, मतलब बहुत सारा ओव्यूल था। फिर आपका वाटरमेलन में बहुत सारा सीड होता है, इसका मतलब बहुत सारा ओव्यूल था, ठीक है। सो दे हैव मेनी सीड्स। और ये तो कहानी हमने देख लिया, एनसीईआरटी का फिगर था, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? फ्लैट क्यूसन लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच ओव्यूल अराइज। और ओव्यूल के अंदर में जो एक कैविटी रहेगा, चैम्बर रहेगा, इसको बोलोगे लोक्यूल या फिर ओवरियन कैविटी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम का बात करें, ठीक है। इसके लिए ये वाला फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम बात करें तो पहले में जो था आपका मेगास्पोरेंजियम, उसमें माइक्रोपाइल और ये छालाजल एंड बेस था। तो ऐसा प्रकार का प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल को हम कहते थे ऑर्थोटोपस ओव्यूल, या स्ट्रेट या फिर प्रिमिटिव ओव्यूल। ये एक पीवाईक्यू है, ध्यान रख लेना, पहले टाइप का। और आजकल जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये ओव्यूल दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये इंटीग्यूमेंट है, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। फिर ये है ओव्यूल, ठीक है। ये एंड को हम कह देते हैं छालाजा एंड। क्या कहते थे? छालाजा एंड। ये इंटीग्यूमेंट है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट। जहां में इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोल दोगे? माइक्रोपाइल। द स्टॉक, ये डंडी जो कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ, इसे कहते थे फनिकल। क्या कहते थे? फनिकल। फनिकल ओव्यूल के साथ जहां कनेक्ट हो रहा है इसे कहते थे हाइलम। इसे क्या कहते थे? हाइलम, ठीक है। तो दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल लेबलिंग, सब ध्यान रखना। सो छालाजा इंटीग्यूमेंट, और अंदर में प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस टिश्यू जो आपका न्यूट्रिशन में रिच होता है। फिर ये जहाँ में माइक्रोपाइल एब्सेंट रहेगा टिप, उसे बोलोगे माइक्रोपाइल। जहाँ इंटीग्यूमेंट एब्सेंट रहेगा, सॉरी। हाइलम क्या है? जंक्शन है, किसके बीच में? ओव्यूल एंड फनिकल, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। फनिकल क्या है? वो स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करे, कनेक्ट प्लेसेंटा विद ओव्यूल, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है एनाट्रोपस वाला, जो कि यहाँ में आपको दिखाई देगा, ठीक है। छालाजल एंड है जो कि अपोजिट टू माइक्रोपाइल है, वो बेसल पार्ट है। उल्टा करके हम देख रहे हैं, बेसल पार्ट होता है, ठीक है। फिर ये एम्ब्रायोस है, क्या फिर फीमेल गेमेटोफाइट है। न्यूक्लियस टिश्यू रहेगा जहाँ में बहुत सारा सेल्स रहेगा, उनके पास रिजर्व फूड रहेगा। माइक्रोपाइल पोल, माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोपाइल जहाँ इंटीग्यूमेंट नहीं रहेगा। हाइलम तो बोल दिया, फाइलम ये सब बोल दिया हमने। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट ही जाके आउटर शीट कोट बनता है, क्योंकि ये ओव्यूल है, यही शीट बनेगा। तो आउटर शीट कोट टेस्टा होता है, तो वो आउटर इंटीग्यूमेंट से बनेगा। इनर शीट कोट बनेगा इनर इंटीग्यूमेंट से, दैट इज टेस्टा आउटर से बनेगा, टेगमेन इनर से बनेगा, ओके। नाउ अब देखो, ये तो आपका ओव्यूल था, ये छालाजल, और ये माइक्रोपाइल एंड है। तो इसमें बहुत सारा टिश्यूज प्रेजेंट था, हम बोलते थे न्यूक्लियस टिश्यू। तो मेल का केस में क्या होता था? ऑल स्पोरोजेनस टिश्यू कैन एक्ट एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। बट फीमेल का केस में क्या था? वन ऑफ द न्यूक्लियस टिश्यू जो बड़ा साइज का है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, वही एक्ट करेगा इस मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो इसके केस में वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, सब नहीं, जो लार्ज साइज का होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। कैसे पहचानोगे? तो ये सब फीचर से पहचानोगे। सो वही एक्ट करने लग जाएगा एस मेगास्पोर मदर सेल। तो कोई एक एक्ट कर रहा है, पकड़ो ये रहा, अब वो म्यूसिस करेगा, तो म्यूसिस करके 4 मेगास्पोर बना देगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से। तो क्या सब न्यूक्लियस का सेल मेगास्पोर मदर सेल बनेगा? नहीं, कोई एक जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। क्या फीचर होना चाहिए? बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, ये सब फीचर होगा उसका। अब इन चारों में से 3 जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ में है वो डिजेनरेट हो जाएगा। सिर्फ एक ही फंक्शनल बचेगा, मेगास्पोर बचेगा। छालाजल एंड केवल एक ही बचने वाला है, ये तो माइक्रोपाइल एंड है। अब एक जो बचा है वो माइटोसिस करेगा। एक सेल था, एक से माइटोसिस करेगा तो 2। इस प्रकार से माइटोसिस करेगा कि कैरियोकाइनेसिस करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बट साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, सेल वॉल नहीं बनाएगा। तो एक था तो 1 से 2 बन गया। अब ये 2 ऑपोजिट की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, देखो ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अब ये सेकेंड माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट करेगा, सेम कैरियोकाइनेसिस करेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। तो 1 से 2 बना, अब 2 से 4 बनेगा। फिर तीसरा करेगा तो 4 से कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा।
8 बन जाएगा, जिसमें से 3 छलजल एंड में चला जाएगा और 3 माइक्रोपाइल एंड में आ जाएगा और 2 बीच में ही रहेगा। अब सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, तो इस सेल स्टेज को बोलोगे 2 न्यूक्लिएट स्टेज, इसको बोलोगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रायो सेक, और इसको बोलोगे 8 न्यूक्लिएट। एक बार 8 न्यूक्लियस बन गया उसके बाद सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, और जो छलजल एंड की तरफ जाकर सेल वॉल बना, ऐसा तीनों सेल को बोलोगे एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइल एंड की तरफ में आके एक बनेगा और 2 सिनर्जिड बनेगा। सिनर्जिड के पास ऐसा फिलिफॉर्म एपरेटस होता है जो पोलिन ट्यूब का एंट्री को गाइड करेगा, सिग्नलिंग देगा केमिकल रिलीज करके, और बीच में जो 2 न्यूक्लियर रहेगा इसे बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रायो सेक। तो एम्ब्रायो सेक में कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 के लिए ये रहा एक सेल, ये एक सेल हो गया, तो 7 सेल, बट न्यूक्लियस कितना है 8 न्यूक्लियस। तो देखो, तो माइटोसिस भी कितना किया, 3 बार किया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 3 बार माइटोसिस किया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस किया, साइटोकाइनेसिस नहीं किया। एक बार 8 सेल स्टेज में पहुंचा, उसके बाद जाके ही आपका साइटोकाइनेसिस किया। तो देखो 4 न्यूक्लियर स्टेज है, थर्ड माइटोसिस करेगा 8 न्यूक्लियर स्टेज पहुंच जाएगा। अब 2 सेंटर में रहेंगे, 3 अपोजिट में पहुंच जाएंगे। तो जो सेल आपका माइक्रोपाइल एंड में पहुंचा है, छलाजल एंड में, उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, 3 सेल 3 न्यूक्लियस। और जो सेल आपका माइक्रोपाइल में आया उसमें बोलेंगे हम एक एग या फिर फीमेल गेमेट एंड 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास होता है फिलिफॉर्म एपरेटस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो गाइड कर देता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। सिनर्जिड्स, ठीक है, गाइड कर देता है। एंड बीच में तो रहेगा पोलर न्यूक्लियर, बाई न्यूक्लिएटेड कह रहे हैं, और वो हो गया, और ये सेल को हम बोलते थे सेंट्रल सेल। तो टोटल कितना सेल हो गया, 1 2 3, इसको एक कंसिडर करो, 4 5 6 7, तो 7 सेल कितना न्यूक्लियस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियर स्टेज। तो एम्ब्रायो से क्या फिर फीमेल गेमेटोफाइट क्या कितना सेल या न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो कितना म्यूटिक एंड माइटोटिक डिवीजन चाहिए होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एम्ब्रायो से, ये बनने के लिए। तो 3 बार माइटोसिस चाहिए था, 1 बार म्यूसिस चाहिए था, 1 बार म्यूसिस एंड 3 बार माइटोसिस। ओके, इसको मैं एनसीईआरटी का थोड़ा फिगर वाइज भी दिखा देता हूँ, यही है कहानी जो बता रहा था। ठीक है, यहाँ से और बेटर क्लियर हो जाएगा किसका क्या काम है, सेम ही चीज। ये सब एनसीईआरटी का फिगर है, आप ध्यान रखना। तो आपका देखो, ये भी एनसीईआरटी का फिगर है, इससे पहले भी होगा तब। ओके, इसका पहले वाला नहीं देकर रखा है, तो ये डायरेक्टली मेगा स्पोर दिखा कर रख दिया, 4 मेगा स्पोर टेट्रेट दिखा कर रख दिया, 1 2 3 4, जिसमें से 3 डिजिनेट एक ही बचेगा। अब वो एक डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 3 बार माइटोसिस किया। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 3 सिनर्जिड्स और 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड और एक एग बन गया। और सिनर्जिड और एक को हम बोल देते हैं एग एपरेटस, जो माइक्रोपाइल एंड में है, क्या बोल देते हो, एग एपरेटस। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। तो छलाजल एल में 3 सेल 3 एंटीपोडल सेल, इधर में 2 सिनर्जिड्स एक एग, और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और सिनर्जिड प्लस एक को बोल देते हैं आपका एग एपरेटस। ये रहा, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आपका पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या, ये पकड़ लो आपका एंथर, ये पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। सो यहाँ पोलन ग्रेन बनेगा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि जो मेल गेमेट पोलन ग्रेन में रहेगा वो भी नॉन मोटाइल होता है फ्लावरिंग प्लांट में, और फीमेल गेमेट भी नॉन मोटाइल है, याद रख लेना। सो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं पोलिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन, अगर ये प्लांट है, ये फ्लावर है, पकड़ लो, ठीक है, सेम फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा में पोलन गया तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। इसको क्या बोलोगे, ऑटोगेमी। सेम प्लांट है बट अलग अलग फ्लावर से पोलन गिन गया, इस फ्लावर से पोलन गिन जाके उस सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर में गया, तो इसे बोलोगे इसे बोलोगे गेटनोगेमी, गेटनोगेमी। और ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, अलग अलग प्लांट से अगर आया पोलन गेन तो इसको बोलोगे जेनोगेमी। क्या बोलोगे, जेनोगेमी। सो पोलिनेशन 3 टाइप का होता है, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी, जेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर,
गेटनोगेमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, एंड डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर को बोलोगे आप जेनोगेमी। तो वही चीज़ यहाँ बता के रखा हुआ था। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, इसी को स्टिग्मा पिस्टिल, इसी को पोलिनेशन कहते हो, ठीक है। ऑटोगेमी, गेटनोगेमी एंड जेनोगेमी 3 प्रकार का होता है। डोंट वरी, इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, एकदम बेस्ट। ये रहा, देखो सेम फ्लावर में आया ए तो ऑटोगेमी, सेम प्लांट का अलग अलग फ्लावर से आया बी तो आपका होगा गेटनोगेमी। अलग अलग प्लांट का फ्लावर से आया पोलन का ट्रांसफर होता है, इसको आप बोल दोगे क्या, जेनोगेमी, ठीक है। सो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर को ही क्या देता है, बोथ मेल और फीमेल गेमेट के साथ है, नॉन मोटाइल होता है, मेल भी और फीमेल गेमेट भी नॉन मोटाइल होता है फ्लावरिंग प्लांट में। अब टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ये याद रख लेना। पोलिनेशन का तो टाइप है, किसके बेसिस में बोल रहे हैं, सेम फ्लावर से है ना, सेम प्लांट का दूसरे फ्लावर से है ना, अलग प्लांट का फ्लावर से है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि पोलन ग्रेन आ कहाँ से रहा है टाइप बोलने से पहले। सो बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें जेनेटिकली सिमिलर होगा क्योंकि सेम प्लांट से आएगा, जिसका 2 टाइप है, ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी। ऑटोगेमी में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट। तो इसमें कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम फ्लावर में ही हो रहा है, तो पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं है, और ये पॉसिबल होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही। एंड ऑटोगेमस होना, ऑटोगेमी होना बहुत ही रेयर कंडीशन है। क्यों? क्योंकि फ्लावर अगर एक्सपोज रहा तो चांसेस है हवा से दूसरा से भी आ सकता है, तो कंप्लीट ऑटोगेमी इज वेरी रेयर, देखेंगे हम। गेटनोगेमी मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ऑफ डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम सेम प्लांट, तो इसके लिए पोलिनेटिंग एजेंट चाहेगा। ये फंक्शनली तो जेनोगेमी है कि दूसरे से आ रहा है, बट जेनेटिकली देखो तो ऑटोगेमी है, क्योंकि सेम प्लांट का ही तो जेनेटिक्स है। तो यार फंक्शनली जेनोगेमी है, क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली ऑटोगेमी है। और क्रॉस पोलिनेशन को जेनोगेमी बोलते हैं, या फिर इसे हम एलोगेमी भी कहते हैं। ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है, याद रखना है ये सब लाइन। सो इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ऑफ सेम स्पेसिस। ऐसा नहीं कि आम में लीची का आ गया, नहीं, आम में आम का ही आना पड़ेगा, ऑफ सेम स्पेसिस। और इसमें भी पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा ऑब्वियसली, देखेंगे हम, डिस्कस करेंगे। नाउ कंडीशंस फॉर ऑटोगेमी, अगर ऑटोगेमी होना है सेम फ्लावर में, तो उनमें सिंक्रोनी मैच होना पड़ेगा। ये सेमी फ्लावर में अगर पोलिनेशन होना है तो ये एंथर भी सेम एक ही टाइम में मैच्योर्ड होना पड़ेगा, स्टिग्मा भी एक ही टाइम में मैच्योर्ड होना पड़ेगा, ताकि ये जब रिलीज करे तो फटाफट पोलिनेशन हो जाए। दूसरा, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे को बहुत ही करीब होना पड़ेगा। सो ऑल्दो कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत ही रेयर है एक नॉर्मल फ्लावर के लिए, क्योंकि नॉर्मल फ्लावर ओपन रहता है, उसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहता है, इसलिए कंप्लीट ऑटोगेमी नॉर्मली बहुत ही रेयर है। होना है तो ये कंडीशन में होना पड़ेगा, सिंक्रोनी मैच होना पड़ेगा, बहुत एक दूसरे का करीब होना पड़ेगा। तो किसी किसी प्लांट में 2 टाइप का फ्लावर बनता है। कोई कोई फ्लावर ऐसा होता है जो एक्सपोज रहता है खुला, और कोई कोई ऐसा फ्लावर होता है उसी प्लांट में जिसमें फ्लावर कभी खुलता ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस से याद रखना क्लोज फ्लावर। तो क्लेस्टोगेमस में क्या होता है, फ्लावर खुलता ही नहीं है, ये फ्लावर खुलेगा ही नहीं, तो इसका अंदर का एंथर स्टिग्मा खुद ही में पोलिनेशन कर लेगा, तो ऑटोगेमी कंप्लीट ऑटोगेमी होगा। तो सच फ्लावर आर प्योरली ऑटोगेमस एंड श्योरली वो सीड बनाएगा बिना पोलिनेटर का, पोलिनेटर का जरूरत ही नहीं, खुला ही नहीं तो क्या का पोलिनेटर चाहिए होगा, एश्योर श्योर सीड बनाएगा खुद से पोलिनेशन करके, कंप्लीट ऑटोगेमी बोल के क्लेस्टोगेमस में। और केज्मोगेमस मतलब एक्सपोज एंथर रहेगा, तो दूसरा से पोलन ग्रेन आ सकता है। कौन कौन प्लांट में ऐसा दोनों फ्लावर दिखता है, तो वो है कोव, ठीक है, वायला, कॉमिलिना, ऑक्सैलिसन वायला। वायला का दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, कोव से याद रख लेना। और कंटिन्यूअस ऑटोगेमी करोगे सेल्फ पोलिनेशन तो वेरिएशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाना, बार बार अगर आप ऑटोगेमी करते रहोगे तो इसलिए प्लांट चाहता नहीं कि उसका हमेशा ऑटोगेमी होते रहे, क्रॉस पोलिनेशन हो, तो इसलिए वो बहुत सारा एडेप्टेशन लेके आता है, देखेंगे हम। उसी एडेप्टेशन को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ओके, नाउ ऑटोगेमी सेम फ्लावर होना पड़ेगा, फ्लावर को बाइसेक्चुअल होना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है बाइसेक्चुअल फ्लावर में, यूनिसेक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गेटनोगेमी पॉसिबल होगा, बाइसेक्चुअल प्लांट में भी होगा, और ये डाइसियस में पॉसिबल नहीं होगा, इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आते हैं क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल होगा बाइसेक्सुअल प्लांट में, चाहे वो मोनोसियस हो या फिर डायोसियस हो। मोनोसियस का मतलब क्या है, देखो
मोनोसियस का मतलब है आपका, यहाँ में देख रखा है, मोनोसियस का मतलब है ऐसा प्लांट जिसमें एक ही फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। डायोसियस प्लांट का मतलब क्या है, जिसमें डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, एक ही रहेगा। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल। अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ये डायोसियस का बात हो रहा है। तो जैसे पपाया आपने सुना होगा कि पपाया में मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है पपाया में। तो मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में हैं, तो पपाया हो गया डायोसियस प्लांट। पपाया क्या हो गया, डायोसियस प्लांट। तो डायोसियस प्लांट में कभी भी क्या आपका गेटनोगेमी पॉसिबल होगा नहीं, उसमें तो सेम प्लांट में फ्लावर आना था, वही देख के रखा हुआ है, और ऑटोगेमी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मोनोसियस का मतलब क्या है, सेम प्लांट में आपका मेल और फीमेल हो सकता है, तो उसमें गेटनोगेमी पॉसिबल है, ठीक है। और जेनोगेमी भी पॉसिबल है, हो सकता है दूसरा प्लांट से भी आ जाए इसमें, बट डेट इज आपका डायोसियस में कभी भी आपका गेटनोगेमी पॉसिबल नहीं है, ऑटोगेमी भी नहीं पॉसिबल, वही देख रखा हुआ है। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहा तो उसमें ऑटोगेमी, गेटनोगेमी, जेनोगेमी सब पॉसिबल हुआ। ओके, ये देख रखा है, तो इसको इतना कंफ्यूज नहीं करो, इसको मारो गोली। ये जो मैं समझाया इससे आप याद रख लेना, हो जाएगा। अब बाइसेक्सुअल, अगर एक फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट दोनों रहा तो बाइसेक्सुअल बोलोगे, सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल रहा तो यूनिसेक्सुअल बोलोगे, सिर्फ स्टैमेन रहा तो स्टैमिनेट बोलोगे, सिर्फ पिस्टिल रहा तो पिस्टिल फ्लावर बोलोगे, ठीक है। और मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है, मोनोसियस मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी बोला, जिसमें आपका मेल और फीमेल अलग अलग होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो बोथ स्टैमेन एंड ऑन द सेम प्लांट। मोनोसियस, हाँ, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, तो मेल और फीमेल सेम प्लांट में रहेगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा पाइनस, कोकोनट, केस्टर, कोकुरबिटा, मेज, ये सब थोड़ा याद रख लेना। और डायोसियस का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट, जिसमें आइदर एक प्लांट में मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में ही होगा कि एक फ्लावर में एक ही रहेगा, बट इन केस ऑफ योर मोनोसियस सेम प्लांट में मेल भी होगा, फीमेल भी हो सकता है, बट डायोसियस का केस में एक प्लांट में या तो मेल होगा, एक में फीमेल होगा, पपाया वाला। तो इसका याद रखना, पपाया, डेट प्लम, मार्किन से हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइट में, साइकस हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में, ध्यान रखना, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये एनसीईआरटी का फिगर है, अब ध्यान रखना, क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो खुलेगा ही नहीं, ठीक है, ये रहा क्लेस्टोगेमस फ्लावर। तो कंप्लीट ऑटोगेमी इसी में होगा। ये केस्मोगेमस जिसमें ओपन होकर रखा हुआ है, तो इसमें श्योर शॉर्ट ऑटोगेमी होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ये हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। सो पोलिनेशन आपका बायोटिक करवा सकता है, एबायोटिक करवा सकता है। एबायोटिक में ज़्यादातर होता है विंड एंड वाटर, एबायोटिक में ज़्यादातर पोलिनेटर विंड एंड वाटर करवाता है, और बायोटिक में तो इंसेक्ट, बर्ड, स्नैक, स्नेल सब मैक्सिमम आ जाता है। एनसीईआरटी में जितना है सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। सो एजेंट ऑफ पोलिनेशन में बायोटिक आ जाता है, एबायोटिक आ जाता है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन है, एबायोटिक है, सॉरी बायोटिक है। बायोटिक में भी मोस्ट कॉमन कौन है, इंसेक्ट, बी लोग मोस्ट कॉमन है, ध्यान रखना। सो बायोटिक एबायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन है, मोस्ट बायोटिक, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, बी। एबायोटिक में विंड एंड वाटर है, विंड और वाटर में भी सबसे ज़्यादा कौन करता है, विंड पोलिनेशन ज़्यादा होता है प्लांट में। एंड एबायोटिक फैक्टर का पोलिनेशन ना बाई चांस फैक्टर होता है, क्यों, क्योंकि वाटर से पोलन गिन गया, हवा से पोलन गिन गया, गारंटी थोड़ी है कि वो फीमेल का फ्लावर में वहीं जाके गिरेगा। हवा तेज हुआ तो आगे जाके गिर सकता है, स्लो हुआ तो पहले गिर जाएगा। तो इसलिए एबायोटिक का जो पोलिनेशन है हम बोले बाई चांस फैक्टर है। इसलिए एबायोटिक का जो पोलिनेशन होता है, ऐसा प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में आपका पोलन गेन बनाता है, बहुत ज़्यादा नंबर में, ताकि जाए वेस्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक तो जाके पोलिनेशन करें। तो ऐसे कुछ फीचर है सब प्लांट का हम देखेंगे। इसलिए एबायोटिक वाले जो प्लांट होते हैं, एबायोटिक पोलिनेशन वाले, बहुत ज़्यादा पोलन गेन बनाते हैं, हम देखेंगे, डोंट वरी। सो एजेंट एबायोटिक हो सकता है, बायोटिक हो सकता है। एबायोटिक में विंड वाटर, बायोटिक में आपका आ जाता है इंसेक्ट, ऐसा आ जाएगा। तो ज़्यादातर बायोटिक एंड एबायोटिक में बायोटिक मोस्ट कॉमन है,
और इसमें भी बी ज़्यादा कॉमन है। एबायोटिक में विंड वाला ज़्यादा कॉमन है। सो जो एबायोटिक फैक्टर होगा उसमें फ्लावर को कलरफुल फ्रेगनेंट होने का जरूरत नहीं है, नेक्टर प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एबायोटिक उसको क्या ही ये सबसे फर्क पड़ता है। सो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएगा वो बाई चांस फैक्टर है, इसलिए इनके केस में इनरमोस्ट अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन बनाते हैं ताकि कॉम्पेंसेट कर पाए प्रोड्यूस, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल। इसमें ओव्यूल कम ही रहेगा, एक ही रहेगा, बट पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनेगा ताकि वो कॉम्पेंसेट कर पाए, क्योंकि उसका पहुंचने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और बायोटिक में आ जाता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड में आ जाएगा। आप बायोटिक जो होगा, मेजोरिटी ऑफ प्लांट में बायोटिक चलता है। बायोटिक में जो पोलिनेशन होगा फ्लावर का, उसका क्या कैरेक्टर होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए, बड़ा फ्लावर होना चाहिए। अगर छोटा भी रहा तो आपका पैक्ट होकर रहना पड़ेगा। पोलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए। और फ्लाइज और बीज के लिए दो ऐसे एग्जांपल याद रख लेना जहाँ में जो फ्लावर का फॉल ऑर्डर रहता है। किस किस का केस में? फ्लाइज एंड बीज का केस में। इसका कैरेक्टर अभी हम और पढ़ेंगे, डोंट वरी, वन बाय वन। सो विंड पोलिनेशन को एनिमोफिलिक कहते हैं, वाटर पोलिनेशन को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। विंड पोलिनेशन ज़्यादातर ग्रासेस में कॉमन है, ध्यान रखना, ग्रासेस में कॉमन है विंड वाला। इसमें पोलन ग्रेन कैसा होना पड़ेगा? लाइट होना पड़ेगा। पोलन ग्रेन भारी हुआ तो हवा से थोड़ी जा पाएगा, लाइट होना पड़ेगा, नॉन स्टिक होना पड़ेगा, और ना कहीं भी चिपक जाएगा। लाइट, ड्राई, नॉन स्टिक होना पड़ेगा। और ऐसा का स्टामिन जो होता है वेल एक्सपोज स्टामिन होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, फिदरी होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। और ऐसा प्लांट में यूजुअली सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में। क्यों? क्योंकि विंड से पोलिनेशन हो रहा है। तो क्या आपका हजारों हजारों पोलन ग्रेन आएगा? क्या नहीं, कोई एक पहुंच जाए तो वो भी काफी है। तो इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशन होते 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 प्लांट को लगा कि हम इतना ज्यादा ओव्यूल बनाते थे, बट जैसे जैसे एक दो ही पोलन ग्रेन पहुंच रहा है, तो ऐसा प्लांट ऐसा बना लिया अपने आप को इवॉल्व करते करते कि एक ओव्यूल ही है, जैसे तैसे एक आ जाए तो हम अपना काम कर लें। तो ऐसा प्लांट में यूजुअली सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में, याद रख लेना। और न्यूमरस फ्लावर रहता है जो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ट होकर रहता है। सो कॉर्न कॉप में जो टसल्स देखते हैं वो स्टिग्मा इन स्टाइल है, जो हवा में वेव करते रहते हैं, ट्रैप कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स को, ध्यान रखना। वाटर पोलिनेशन में दो है। पहला बटा वाटर पोलिनेशन काफी रेयर है, सब डाटा याद रख लेना। सिर्फ 30 जेनेरा होता है, वो भी मोस्टली मोनोकोट। ग्रासेस भी मोनोकोट है, इसका डाटा याद रखना बहुत ही रेयर है। सिर्फ 30 जेनस में था, वो भी ज्यादातर मोनोकोट। और ज्यादातर वाटर पोलिनेटेड प्लांट में पोलन ग्रेन जो होता है अपने आप को खराब ना हो, भीज के डूब ना जाए, बल्कि अपने आप को प्रिवेंट करता है बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। और वाटर पोलिनेशन का एग्जांपल याद रख लेना, वेलिसनेला हाइड्रिला एंड जूस्टेरा। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला एंड जूस्टेरा। एंड वाटर पोलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। ये दो है, याद रख लेना। एक है इपी हाइड्रोफिली, आप ऐसे याद रख लेना, याद रहेगा, इपी हाइड्रोफिली। एक है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, इपी मतलब ऊपर। तो इपी का केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन पानी का ऊपर रिलीज होता है, और वो पानी में जाएगा, फीमेल वाला पार्ट जो होगा ऊपर में जाकर पोलन ग्रेन को ट्रैप करके पोलिनेशन कर लेगा अपना। हाइपो का मतलब क्या होता है? इसमें पोलन ग्रेन जो होता है पानी का अंदर ही रिलीज होगा, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होगा, और फीमेल का पास जाकर पोलिनेशन कर देगा। सो ईपी जिसमें पोलन ग्रेन पानी का ऊपर में रिलीज होता है, इसका एग्जांपल ये है वेलिसनेरा हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर प्लांट है। एंड हाइपो मतलब नीचे, जहाँ पानी का अंदर ही होगा, रिबन लाइक होगा, इसका एग्जांपल है जूस्टेरा या फिर सी ग्रासेस, जो कि मेराइन प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है, ये रहा फिगर दे के रखा है। तो ये वेलिसनेरिया का दे के रखा है। सो देखो यहाँ में पोलन ग्रेन पानी का ऊपर में रिलीज होगा, फीमेल वाला जो है वो पानी का बाहर जाएगा और उस पोलन ग्रेन को ले लेगा एंड पोलिनेशन कर लेगा। ठीक है, सो यहाँ में मेल फ्लावर पोलन ग्रेन को रीच करेगा वाटर सरफेस में, देन फीमेल फ्लावर रीच द वाटर सरफेस बाय अनकोइलिंग ऑफ स्टॉक। पोलन ग्रेन रीच करेगा स्टिग्मा बाय पैसिव वाटर करंट, पानी का बहाव के साथ जाएगा एंड पोलिनेशन हो जाएगा। जूस्टेरा जो सबमर्ज है, मोनोसियस प्लांट होता है, ये डायोसियस है, ध्यान रखना। इसमें क्या था, पानी का अंदर ये पोलन ग्रेन रिलीज कर देगा, सबमर्ज वाटर में ही रिलीज करेगा, इसलिए ये हाइपो का एग्जाम्पल है। और यहाँ में पोलन ग्रेन रिलीज होगा वाटर के अंदर में ही, वो भी पैसिव करंट से जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पोलन ग्रेन कैसा था, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ईपी एंड हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल याद रख लेना। और जरूरी नहीं कि प्लांट अगर आपका पानी में है तो वो पानी से ही पोलिनेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वाटर से पोलिनेशन होना बहुत ही क्वाइट रेयर है, सिर्फ 30 जेनेरा ही होता है, वो भी मोस्टली मोनोकोट। तो जरूरी नहीं कि सारा एक्वाटिक प्लांट जो पानी में हो पानी से ही पोलिनेशन होगा। ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट जो होता है उनके कहते हैं फ्लावर पानी के ऊपर, ये पानी के ऊपर रहता है फ्लावर, तो चांसेस है कि ये हवा से या फिर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है।
तो पानी का ऊपर रहता है फ्लावर, तो चांसेस है वो इंसेक्ट एंड विंड से होता है। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ तो पानी में टेका जो कहते हैं, पानी का ऊपर फ्लावर है। सिमिलरली लिली में भी पानी का ऊपर है, तो इनमें चांसेस होता है कि एयर या फिर इंसेक्ट कहते हैं, जरूरी नहीं कि वाटर से हो। नेक्स्ट देखेंगे बायोटिक एजेंट। तो याद रख लेना इंसेक्ट में आ जाता है बी, जो सबसे प्रीडोमिनेंट है 80%, जैसे हनी भी मोस्ट कॉमन है। फिर बटरफ्लाइज आ जाएगा, फ्लाइज आ जाएगा, मोथ, बीटल्स, एंट, वॉप्स। बर्ड में आ जाएगा 2, हमिंग बर्ड, सनबर्ड। बैट्स भी आते हैं। लार्ज एनिमल में आ जाते हैं प्राइमेट्स, लेम्यूर। आर्बोरियल रोडेंट्स जो ट्री में उड़ते रहते हैं। रेप्टाइल्स, गेको, लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इंसेक्ट का पोलिनेशन को हम कह देते हैं एंटोमोफिली। बर्ड का पोलिनेशन को कह देते हैं ऑर्निथोफिली। ओके, अब ये जो एनिमल बायोटिक एजेंट पोलिनेशन करेगा, तो प्लांट को या फ्लावर को कुछ तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा, तो ही ना इंसेक्ट बार बार या ऑर्गेनिज्म हो जाते रहेगा उस प्लांट में। तो एनिमल विजिट करते रहे तो फ्लावर कुछ रिवॉर्ड देता है एनिमल को। वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में हो सकता है? नेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, खुद पोलन ग्रेन हो सकता है, या फिर सेफ प्लेस टू एग ले हो सकता है, अंडा देने का सेफ प्लेस भी हो सकता है। जैसे कि सेफ प्लेस टू ले एग, तो एमोर्फोफिलस, ये टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट हाइट। ये काफी सारा स्पेसिस को, मोथ स्पेसिस को, डेट इज क्या बोलते हैं, वॉप्स, एमोर्फोफिलस में बहुत सारा इंसेक्ट जो होता है वो अंडा देने का ये जगह देता है ये फ्लावर। और एक ऐसा सिमिलर कहानी देखा देता है यूका एंड मोथ का प्लांट में, ठीक है। प्रोनुबा मोथ, मोथ याद रखने से हो गया। इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि इंसेक्ट जो होता है वो अपना अंडा देता है लोकी लोब दी ओवरी में। किसका लोकी लोब दी ओवरी में? यूका प्लांट का। और बदले में फ्लावर पोलिनेट हो जाता है। जब वो अंडा देने आता है एक प्लांट से दूसरे में जाएगा तो पोलिनेशन हो गया, मोथ से पोलिनेट हो गया। और जब लार्वा मोथ उस एग से निकल के आएगा तो वहां में सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और वो सीड से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लोकी लोब ओवरी में दिया, उसी दौरान पोलिनेशन कर दिया, जैसे ही एक से लार्वा निकला तो न्यूट्रिशन भी लेने लग जाएगा यहाँ से, जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा तो। और ये एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते लाइफ साइकिल, क्योंकि मोथ और कहीं एग नहीं दे सकता, यूका प्लांट में ही देगा ये स्पेसिफिक मोथ। और एक है पोलन रोबर या फिर नेक्टर रोबर। बहुत सारा इंसेक्ट एनिमल ऐसे होते हैं जो पोलन गिन या नेक्टर तो ले लेते हैं बट पोलिनेशन नहीं करवाते हैं। तो पोलिनेटिंग एजेंट जो नेक्टर या पोलन तो कंज्यूम कर लेगा बट पोलिनेशन नहीं लाएगा, तो उसी को बोल देते हैं नेक्टर या फिर पोलन रोबर। और एनिमल से पोलिनेशन होने वाला पोलन ग्रेन कैसा होना पड़ेगा? स्टिकी होना पड़ेगा, ताकि जब ये मान लो एक फ्लाई आया फ्लावर पे, तो यहाँ बैठा दिखा रहा हूँ कहने का मतलब है पोलन ग्रेन जो होना पड़ेगा ना वो स्टिकी होना पड़ेगा, ताकि जब इस फ्लावर में आया तो इसका पाँव हाथ में या कोई भी बॉडी का पार्ट में वो पोलन ग्रेन चिपक जाए। अब ये इंसेक्ट जब दूसरा फ्लावर में जाएगा तो चांसेस रहेगा उसका पाँव हाथ जहाँ भी लगा हुआ है उससे इसका स्टिग्मा में लग जाएगा, तो इस प्रकार से पोलिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ में जो पोलन ग्रेन होना पड़ेगा वो कैसा होना पड़ेगा? आपका स्टिकी होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये सब वेलिस्नेरिया सब का तो कहानी हमने देख ही लिया सब कुछ। ये एमोर्फोफिलस वाला, ठीक है, ये भी जगह देता है, फ्लोरल रिवर्ट देता है। यूका प्लांट वाला तो हमने देखा, मोथ का कहानी था। ओके, तो बायोटिक देख लिया हमने, पोलन रोबर देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, बार बार सेल्फ पोलिनेशन होगा, ऑटोगेमी होगा तो क्या हो जाएगा ना, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो बोल के प्लांट अपने आप को एडेप्ट करता है कि उनमें सेल्फ पोलिनेशन कम हो, क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा हो। तो क्या क्या वो एडेप्टेशन है वो देखते हैं, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये डिस्करेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज करेगा क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। पोलन एंड स्टिग्मा जो है शुड नॉट बी सिंक्रोनाइज, रिलीज एक साथ नहीं होना चाहिए। पोलन ग्रेन सेम फ्लावर का रिलीज किया, स्टिग्मा भी एक ही साथ मैच्योर्ड नहीं होना चाहिए।
एक साथ मैच्योर्ड हो गया तो यही इसको पोलिनेट कर देगा। बट इसका पोलन ग्रेन रिलीज हो गया तो इसमें पोलिनेशन नहीं होगा अगर ये मैच्योर्ड नहीं होता फीमेल वाला, तो चांसेस है इसका पोलन उड़ के जाकर दूसरा का पोलिनेट कर देगा, तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। और मेल प्लांट अगर पहले मैच्योर्ड हो गया तो उसको प्रोटेंड्री कहते हैं, और फीमेल प्लांट अगर पहले मैच्योर्ड हो गया तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। फिर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे का करीब नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोस्टाइल। क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइल। फिर प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये कुछ कुछ स्पेसिस में होता है। ये क्या होता है? अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा में तो ये प्लांट जेनेटिकली इसको रिजेक्ट कर देगा, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है और प्रिवेंट कर देगा सेम पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल। कैसे? तो पोलन जर्मिनेशन होने देगा, और पोलन जर्मिनेट हो भी गया तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ को रोक देगा। एक तो पोलन जर्मिनेट होने देगा, सेम फ्लावर कल्चर हो भी गया तो आप क्या बोलेगा? पोलन ट्यूब का ग्रोथ को रोक देगा। फिर प्लांट ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए मोनोसियस फ्लावर प्रमोट करता है। मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कैस्टर मेज में सेम प्लांट में मेल फीमेल दोनों रहेगा, तो ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर देगा बट गेटनोगेमी नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि सेम फ्लावर में मेल फीमेल रहा तो गेटनोगेमी हो जाएगा। बट डायोसियस जो प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, अलग अलग प्लांट पे, पापाया, डेट प्लम, इसमें ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होगा, गेटनोगेमी भी प्रिवेंट होगा। तो ये सब कुछ एडाप्टेशन प्लांट नेचर समय के साथ एडाप्ट करवा रहा है ताकि सेल्फ पोलिनेशन डिस्करेज हो एंड क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट हो। नेक्स्ट देखेंगे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो जितना भी इवेंट है फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल या फिर एम्ब्रायो सेक, इसी को हम बोल देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में लैंड करना, पोलन ट्यूब में जाना और एम्ब्रायो सेक में पहुंच जाना, ये पोलन ट्यूब का सिर्फ यहाँ तक को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं कहते हैं, ये पोलन ट्यूब का एम्ब्रायो सेक तक पहुंच जाना, वहां तक को टुगेदर हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ध्यान रखना, सो पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट पोलन। पोलिनेशन कोई गारंटी नहीं कर देता कि राइट टाइप का पोलन आपका जाए। क्यों? क्योंकि हवा से जा रहा है, विंड से जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कि पोलन ग्रेन एकदम राइट टाइप ही जाके आपका पहुंच जाएगा कोई फ्लावर में। मान लो एक मैंगो का प्लांट है, हवा दिया तो जरूरी थोड़ी है उसका पोलन ग्रेन मैंगो का प्लांट में ही जाएगा, जमीन में गिर सकता है, कोई भी प्लांट अगल बगल में गिर सकता है, तो पोलिनेशन कोई गारंटी नहीं दे रहा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस उनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन चलते रहता है पोलन पिस्टिल के बीच में। ये राइट टाइप है, मेरा ही स्पेसिस का है ना अलग स्पेसिस का है, मैंगो का फ्लावर में मैंगो का ही आया है ना लीची का आया, मैंगो का है तो एक्सेप्ट करेगा, लीची का है तो रिजेक्ट करेगा। तो कंटिन्यूअस डायलॉग चलते रहता है बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, और ये मेडिटेट होता है, याद रखना, केमिकल कंपोनेंट के थ्रू। याद रखना, केमिकल कंपोनेंट के थ्रू मेडिएट होता है कि अगर राइट टाइप का या कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट चलेगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। बट अगर रॉन्ग टाइप का आ गया, इनकॉम्पेटिबल आ गया, इनकॉम्पेटिबल डिफरेंट स्पेसीज का हो सकता है या फिर फ्रॉम सेम प्लांट हो सकता है, ताकि ऑटोगेमी को प्रिवेंट करे, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो उस केस में भी पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा। कैसे? पोलन जर्मिनेशन होने देगा, और जर्मिनेशन हो भी गया तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ को रोक देगा। अगर सेम प्लांट से था, सेम फ्लावर से था तो उसको रोक देगा, सेम प्लांट से था तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ को रोक देगा। और अगर राइट टाइप रहा, कंपेटिबिलिटी, अगर इफ कंपेटिबिलिटी पोलन ग्रेन का पोलन राइट टाइप का रहा तो पोलन जर्मिनेशन होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ इस जंपर, एक जंपर से पोलन ट्यूब लाएगा, कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब में रिलीज हो जाएगा ना, पोलन ट्यूब थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा इन स्टाइल ग्रो करते रहेगा। अगर पोलन ट्यूब 60% में 2 सेल स्टेज में ही होता है तो जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गेमेट बना लेगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पहले नहीं, पोलन ट्यूब जब ग्रोथ होगा तब बनाएगा। और इनिशियल से ही अगर 3 सेल स्टेज रहा तो 2 मेल गेमेट स्टार्टिंग से ही आएगा वेजिटेटिव सेल के साथ। तो पोलन ट्यूब एंट्री करेगा ओवरी में, देन पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल एंटर करेगा, देन वन ऑफ द सिनर्जिड के थ्रू, फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो वन ऑफ द सिनर्जिड एंटर करेगा। ठीक है, सो जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एम्ब्रायो सेक में एंट्री होने से पहले वेजिटेटिव सेल क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। वो न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन दे के यहाँ तक पहुंचा दिया, और 2 पोलर न्यूक्लियस जो था वो फ्यूज हो जाएगा आपस में टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस था एन और एन, ये आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सेक। अब जैसे ये सब कहानी हो गया तो पोलन ट्यूब रिलीज कर देगा अपना कंटेंट
इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। साइटोप्लाज्म कोई एक सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। तो ये जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, यहां में था आपका, ओके ये लो, ये था एक, ये था सिनर्जिड। ये सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म में 2 रिलीज कर दिया, ये रहा एक। तो एक न्यूक्लियस ये एक के साथ चला जाएगा और बना लेगा जाइगोट, और ये 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है। दूसरा न्यूक्लियस इसका साइटोप्लाज्म से चला जाएगा और यहाँ में बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक प्लस स्पर्म मेल गेमेट मिलकर क्या बना लेगा, जाइगोट। इसको हम बोलेंगे सिनगेमी। इसको क्या बोलोगे, सिनगेमी। मेल गेमेट फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, उससे बोलोगे सिनगेमी। और 2 फ्यूज जो पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ सेकंड मेल गेमेट आएगा, तो जो न्यूक्लियस बनेगा उसे बोलोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल रहेगा उस सेल को बोलोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो एंजियोस्पर्म में 2 बार फ्यूजन होता है, एक बार पहला मेल गेमेट एक के साथ, दूसरा मेल गेमेट 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो ये एक यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट में, 2 बार फ्यूजन होता है। इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज यूनिक इवेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान रखिएगा, जो यूनिक इवेंट है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का। और जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा, और जो सेंट्रल सेल था एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो गया तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा, और वो डिवाइड कर करके एंडोस्पर्म बना लेगा, विच इज न्यूट्रिएंट टिश्यू। एंड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन सारा एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन एज सिफोनोगेमी। एंड पोलन गेन जर्मिनेशन अगर आपको स्टडी करना है तो आप क्या करो, पोलन गेन ले लो इसमें, और यहाँ में आप क्या कर दो, 10% शुगर दे दो, 10% शुगर दे दो एंड बोरोन दे दो, और भी बहुत कुछ एलिमेंट होगा। और जब माइक्रोस्कोप में आप 15 से 30 मिनट इंतजार करके देखोगे तो आपको इसी ग्लास स्लाइड में पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन दिखाई देने लग जाएगा। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन इसी में दिखाई देने लग जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल था जो मैं नोट्स में बनाया था, जैसे क्रोटोलेरिया, ऐसा कुछ एग्जांपल था, 5-6 एग्जांपल था, विंसा। ठीक है, वो एग्जांपल आप जरूर देख लेना, नोट्स से एक बार देख लेना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। विंसा, क्रोटोलेरिया, वो जरूर देख लेना कि आप पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कैसे देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो, कितना टाइम हो तो बता दिया। किस किस का देख सकते थे, चिकपी, विंसा, क्रोटोलेरिया, ये सब एग्जांपल था, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का फिगर देखिए यहाँ में, तो पोलन ट्यूब दिखा रहा है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टिग्मा में दिखा रहा है, और ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है स्टाइल के थ्रू। सो ये रहा एनसीईआरटी का फिगर। ये भी देखिए कि ये रहा, सो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये रहा 2 मेल गेमेट, तो वन ऑफ द सिनर्जीज में एंटर कर गया। तो एक मेल गेमेट ये एक के साथ गया, दूसरा वाला ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ गया। ठीक है, और ये जाके बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो एंडोस्पर्म बनेगा, और ये जाइगोट बन जाएगा। सो 2 बार फ्यूजन हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डायग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्लांट ब्रीडर जो होता है ना, वो मैनिपुलेट कर सकता है पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकॉम्पिटेबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर हाइब्रिड। यहाँ कर सकता है, मान लो जिस प्लांट को मुझे पोलिनेशन करवाना है उसका वो मेच्योर्ड, उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मैं एंथर को कट कर दूंगा। एंथर नहीं है तो सिर्फ फीमेल का स्टिग्मा को ढक कर रख दूंगा। जैसे ही वो मेच्योर्ड होगा तो मेरा जो चॉइस का पोलन होगा उसको ला के मैं डस्ट कर दूंगा। तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने के लिए क्या होगा, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज होता है, जिसमें आप डिजायर पोलन ग्रेन डाल सकते हो। ये इमास्कुलेशन बेगिंग टेक्निक से करोगे। इमास्कुलेशन मतलब कटिंग ऑफ एंथर। एंथर को कब कट करोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमास्कुलेशन का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बेगिंग करोगे, बटर पेपर बैग से ढक के रख दोगे। तो इमास्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड स्टेज में ही, मेच्योर्ड में नहीं। ठीक है, बिफोर द एंथर डेhiscence, क्योंकि एंथर डेhiscence हो गया उसके बाद आप इमास्कुलेशन करके क्या ही करोगे, तो बिफोर ही। और बैगिंग में क्या होता है, इमास्कुलेटेड फ्लावर को आप कवर कर दोगे बैग के साथ मेड ऑफ बटर पेपर, ताकि कंटामिनेशन ना हो अनवांटेड पोलन के साथ। और जब स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ जाएगा तो मेच्योर पोलन डालो, मेच्योर पोलन कलेक्ट करो एंथर से, जो आपका चॉइस का था उसको डस्ट कर दो स्टिग्मा में। उसका फ्लावर को वापस से रीबेक कर दो ताकि वो फ्रूट में डेवलप हो जाए। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए इमास्कुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बैगिंग कर दो। ये रहा,
शुगर दे सकते हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरिक एसिड, बोरोन सोर्समर से 15 से 20 मिनट बाद आपको पॉलिनेटिव जर्मिनेशन दिखा देगा। चिकपी, बल्सम, क्रोटोलेरिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल था। ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी अब देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया, आपका स्टामिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब देख लिया। अभी हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से आपका एंडोस्पर्म बनेगा, जाइगोट से कैसे एम्ब्रायो बनेगा, ओव्यूल कैसे सीड बनेगा, एंड ओवरी कैसे फ्रूट बनेगा, उसको थोड़ा देखेंगे अभी। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे सब आएगा। और एंडोस्पर्म जो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म कैसा है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा। तो पहले जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा ना, पेग से एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू है। थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा याद रख लेना कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट से पहले होता है। तो असीव्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही देखते हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, डिराइव फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्रीसीड्स एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। और ये जो इसका सेल्स होता है दैट इज दिस आर फ्यूल्स विथ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जो नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो में काम आता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, हमने देखा। सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गेमेट का फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम को याद करो तो जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है, और वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। एंडोस्पर्म जो मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ डेवलपमेंट दो टाइप होता है, फ्री न्यूक्लियर या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है? ये है सेल है पैक और ये है पेन, तो ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ाएगा। तो इस स्टेज में हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटियम या फिर सिनोसाइटिक भी कह देते हैं। और बाद में सब्सिक्वेंटली सेल वॉल बनाना स्टार्ट करेगा। तो पहले फ्री न्यूक्लियर रहेगा, बाद में सेलुलर बन जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का फ्री न्यूक्लियर वाला, जैसे कोकोनट वाटर। कोकोनट में जो पानी पीते हैं वो क्या है? एंडोस्पर्म है। कैसा एंडोस्पर्म? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर बनेगा तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रह गया, और ये कॉर्नर वाला जो है ये सेलुलर हो जाएगा। ये देखो, तो ये जो सेलुलर होता है ये व्हाइट पार्ट है कोकोनट का, तो व्हाइट कर्नल क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। तो इसमें ये पैक है, ये पेन है, ये नॉर्मल मैट्रिसेस करके सेलुलर बना देगा। तो सेलुलर सिंस बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से ही सेलुलर बनाने लग जाएगा। और बीच वाला जो रहेगा फ्री न्यूक्लियर रहेगा। तो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये कोकोनट का वाटर है, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है कोकोनट का जो हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। और एक हेलोबियल भी होता है, वो डिस्कस नहीं करते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म रहेगा उसको बोलेगा एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं रहेगा उसे बोलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक। जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रायो डेवलपमेंट होते समय सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, और किस किस में रह जाता है। और जिस सीड में न्यूसेलस बच जाता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हो। इसमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में रहेगा, और ये ज्यादातर जो होता है कॉमन होता है मोनोकोट में, याद रख लेना। तो इसका एग्जांपल याद रख लेना, एमएससी बीएमडब्ल्यू, हम ऐसे पढ़े थे एमएससी बीएमडब्ल्यू कि एंडोस्पर्म है तो एमएससी करके बीएमडब्ल्यू लेगा, दैट इज मेज, ठीक है, कैस्टर, फिर बार्ली, फिर आपका ये इस एम से नहीं, ये है व्हीट, सी से कैस्टर एंड कोकोनट, ओके। और नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो इसे नॉन एल्ब्यूमिनस एक्सेल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है पॉपजी स्क्वायर, पी, ऑर्किड बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट, ग्राम एंड ग्राउंडनट। एंड इसका जो है आपका ये डाइकोट में होता है, किसमें होता है? डाइकोट। तो एक मोनोकोट बताओ जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो वो है ऑर्किड। तो ऑर्किड मोनोकोट है, बाकी सब डाइकोट है। यहाँ में सब डाइकोट है, सिर्फ कैस्टर मोनोकोट, सब मोनोकोट है यहाँ। ये सब मोनोकोट का एग्जांपल है, सिर्फ कैस्टर डाइकोट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक देखो नॉर्मली डाइकोट कैसा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। एक डाइकोट बताओ जो एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर। नॉर्मली मोनोकोट कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक। एक मोनोकोट बताओ जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, वो है ऑर्किड। और किसी किसी सीड में न्यूसेलस रह जाएगा परसिस्टेंटली, तो उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल याद रख लेना, ब्लैक पेपर एंड बीट।
नेक्स्ट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, इसे एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रायो किस एंड में डेवलप होगा? माइक्रोपाइल एंड में डेवलप होगा, जिस तरफ जाइगोट सिचुएटेड है। सो डाइकोट एम्ब्रायो को देखते हैं। तो ये जाइगोट है, 1 से 2 सेल बनाएगा। इस ऊपर वाले सेल को हम कह देते हैं सस्पेंसर सेल, और नीचे वाले सेल को हम कह देते हैं एम्ब्रायोनियल सेल, जिससे एम्ब्रायो बनेगा। तो इस स्टेज में प्रो एम्ब्रायो कहेंगे। ये एम्ब्रायो सेल डिवाइड करते 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 ग्लोबुलर शेप में बन जाएगा, तो ग्लोबुलर एम्ब्रायो कहोगे। सस्पेंसर सेल डिवाइड करते करते अपना नंबर 8 से 10 बना लेगा, और ये एम्ब्रायोनियल सेल डिवाइड करते करते हार्ट शेप एम्ब्रायो बन जाएगा। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रायो बन जाएगा। और ये सस्पेंसर सेल क्या होगा? डिवाइड करके इसका काम होगा कि ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म की तरफ ठेलेगा। किस तरफ ठेलेगा? एंडोस्पर्म की तरफ ठेलेगा। तो इस सस्पेंसर सेल का काम है टू थ्रस्ट दी एम्ब्रायो, पुश करेगा किस तरफ? एंडोस्पर्म, ताकि उसको खाना मिल पाए। और ये फाइनली हार्ट शेप एम्ब्रायो से डेवलप होकर मैच्योर्ड एम्ब्रायो बन जाएगा। तो जाइगोट से बना प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर्ड एम्ब्रायो। ठीक है। और ये डाइकोट एम्ब्रायो का देखें तो इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ कोटिलेडन। तो जो पर्सन लेवल ऑफ कोटिलेडन का ऊपर में रहता है उसे हम कहते हैं इपीकोटाइल, इपी मतलब ऊपर। जो पर्सन लेवल ऑफ कोटिलेडन का नीचे रहता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल कैसा है देखो तो कैसा है? सिलिंड्रिकल है। ठीक है। और यहाँ में रहेगा रेडिकल, रूट कैप, और ऊपर में रहेगा प्लीम्यूल। इपीकोटाइल विल डेवलप इनटू प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल विल डेवलप इनटू रेडिकल। और रहेगा कोटिलेडन। कोटिलेडन सा रिजर्व फूड। कोटिलेडन क्या है? रिजर्व फूड होता है प्लांट का। सो सब राइटअप ध्यान रखेगा। मोनोकोट में देखो तो सेम है, जाइगोट, प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एंड मैच्योर्ड एम्ब्रायो बनेगा। इसमें 2 कोटिलेडन नहीं रहेगा। इनिशियल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखो सेम ही है। तो अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट डाइकोट एंड मोनोकोट का सेम है, बट डाइकोट में 2 कोटिलेडन होगा, मोनोकोट में 1 ही होने वाला है। तो बाद में थोड़ा डिफरेंसेस आता है। तो मोनोकोट एम्ब्रायो का ये फिगर है, ये है लेवल ऑफ आपका कोटिलेडन। तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलोगे? एपिकोटाइल। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलोगे? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल विल डेवलप टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल। एपिकोटाइल विल, हाइपोकोटाइल विल नीचे वाला टर्मिनेट इनटू रेडिकल, जिससे रूट बनेगा। एपिकोटाइल ऊपर है तो इट विल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल, जिससे सूट बनेगा। ठीक है। और यहाँ में सूट एपेक्स को ढक के रखता है कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल को ढक के रहता है, पी से रखना। और कोलियोप्टाइल क्या है? होलोफोलियर स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो सूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया को कवर रहता है। मैं बता रहा हूँ, एक बनाना का जब पेड़ निकलता है, पत्ता एकदम ऐसा राउंड होके, होलो होके, तो वही जो होलोफोलियर स्ट्रक्चर है जो सूट को ढक के रखा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। और रूट कैप को, यहाँ रेडिकल को कोलियोरेजा, आर से याद रख लेना, रेडिकल को कोलियोरेजा ढक के रखता है। कोलियोरेजा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीट जो एनक्लोज करता है रेडिकल एंड रूट कैप को, याद रखना है लाइन अप। होलोफोलियर स्ट्रक्चर बोला कोलियोप्टाइल, अनडिफरेंशिएटेड शीट बोला जो किसको ढकेगा? रेडिकल एंड रूट कैप, तो है वो कोलियोरेजा। आपको ऐसा भी बोल देगा, अनडिफरेंशिएटेड शीट एनक्लोजिंग सूट एपेक्स इज कॉल्ड कोलियोरेजा। गलत, वो सूट एपेक्स को नहीं, वो कोलियोप्टाइल करेगा ऊपर वाला, ये रेडिकल को करेगा। और इसमें एक फंक्शनल कोटिलेडन रहता है जो स्क्यूटेलम कहते हैं बेसिकली ग्रासेस का केस में। और ये कैसा है? एक तरफ है लेटरली शील्ड शेप है, तो ये वन साइडेड होता है ऑफ द एम्ब्रायोनिकल एक्सिस, शील्ड शेप का होता है, लेटरली होता है। तो अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट सेम है, मतलब 2 ही कोटिलेडन बनना चाहता था बट एक ही बन पाया। तो जो दूसरा कोटिलेडन कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया उसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। सो इट इज रेमनेंट ऑफ सेकंड कोटिलेडन, या फिर इसे हम रिड्यूस कोटिलेडन भी कहते हैं। सो दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट मोनोकोट एम्ब्रायो। देखो एक सेकेंड, अब थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। सीड फॉर्मेशन हमें पता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवली क्या बनेगा? सीड बनेगा। और एंजियोस्पर्म में सीड कहाँ बनेगा? इनसाइड फ्रूट। ऑब्वियसली आम खाओगे तो उसके अंदर ही ना सीड मिलेगा। और सीड ही फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सीड ही है। ठीक है। तो सीड में सीड कोट होता है, जैसे ओविल का टेस्टा टेगमेन है तो इसका भी आपका सीड कोट होगा। आउटर इंटीग्यूमेन टेस्टा बनेगा, इंटीग्यूमेन टेगमेन बनेगा। और सीड में क्या होता है? अंदर में एम्ब्रायो होगा, एंडोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म रहेगा। ये जो हाइलम रहता है, हाइलम जो कनेक्ट करके रहता है, ये हाइलम क्या बनता है? सीड में दाग बन के रहता है, हाइलम स्कार बन के रहता है सीड कोट में। और हाइलम क्या है? कनेक्ट करता है ओव्यूल को ओवरी के साथ, मतलब सीड को फ्रूट के साथ। ये माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है? स्मॉल पोल रहता है एबव हाइलम, स्मॉल पोल एबव हाइलम, जो फैसिलिटेट करता है एयर का एंड वाटर का ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एक सीड को खेती में फेंकोगे, वाटर ऑक्सीजन जाएगा, वो इनएक्टिव सीड एक्टिव हो जाएगा। किसके थ्रू वाटर ऑक्सीजन जाएगा? तो
ये पोर के थ्रू जाता है, माइक्रोपाइल जो ओव्यूल में पढ़े थे हमने, ठीक है। नेक्स्ट सीड में क्या होगा, सीड में होगा सीड कोट और अंदर में क्या होगा, एम्ब्रायो होगा और एंडोस्पर्म तो रहेगा। तो वही आउटर सीड कोट को टेस्टा, इनर को टेगमेन बोलोगे। सीड कोट टफ होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इंटीग्यूमेंट से बनेगा। एम्ब्रायो में क्या होगा, एम्ब्रायो में एम्ब्रानिकल एक्सिस होगा एंड कोटिलेडन होगा। ऊपर वाला पोर्शन को आप क्या बोलोगे, एपिकोटाइल जो कि एंड होगा प्रीमिल में, नीचे वाला पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोलोगे जो एंड होगा रेडिकल में। कोटिलेडन दो रहा तो डाइकोट, एक रहा तो मोनोकोट, और एंडोस्पर्म रहेगा ज़्यादातर मोनोकोट का केस में। और नंबर ऑफ सीड्स इन फ्रूट इज इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल। मान लो एक कोई फ्रूट में आपका 10 ओव्यूल था तो कितना सीड बनेगा, 20 तो बनेगा नहीं। 10 ओव्यूल था तो 10 ही सीड बनेगा, या फिर कोई कारण से ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हो पाए तो 8 सीड बनेगा। तो कभी भी नंबर ऑफ सीड ओव्यूल को एक्सीड नहीं करेगा, वही बोल के रखा है। नंबर ऑफ सीड या तो इक्वल रहेगा या तो लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल रहेगा इन एन ओवरी। ये लाइन आप ध्यान रखना। अब ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वही फ्रूट बनेगा। ओवरी वाल फ्रूट वाल बनेगा पेरिकार्प, ओव्यूल सीड बनेगा, इंटीग्यूमेन सीड कोट बनेगा। माइक्रोपाइलेन सीड में भी रहेगा जो वाटर ऑक्सीजन का एंट्री में काम करेगा। फनिकल जो रहता है वो स्टॉक ऑफ सीड डिजनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियस किसी किसी में रह जाएगा पेरिस्पर्मिक। एक सेल फर्टिलाइजेशन का जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रायो बनेगा और सिनर्जी डिजनरेट होकर डिसअपियर हो जाएगा। सीड डोर्मेंसी, देखो एक सीड में अगर इस पक्का में फेंको तो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो एक सीड जब जर्मिनेट नहीं करता अपने आप को इनएक्टिव करके रख लेता है, उसी इनएक्टिव कंडीशन को बोलते हैं सीड डोर्मेंसी। सो इट इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो व्हेन सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। क्यों जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। उस केस में उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, 80 to 85% वाटर रिड्यूस हो जाएगा। तो बचा कितना, 10 से 15% ही मॉइस्चर बचेगा बाय मास। देखना मकई को रख देते हैं घर में, सुखाते रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वाटर कंटेंट रिड्यूस होते जा रहा है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया। फिर खेती में दोगे वाटर ऑक्सीजन जाएगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। तो कंडीशन अनफेवरेबल रहेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, उसी को बोलता है सीड डोर्मेंसी। सो सीड डोर्मेंसी में क्या होगा, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ये सीड डोर्मेंसी बहुत ही बेसिस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर का बेसिस सीड है। सीड का पास दो प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेशन कर लेता है, 80 से 85% वाटर को कम मतलब रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से डोर्मेंसी होगा। डोर्मेंसी मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा तभी ना स्टोर होगा। मान लो एक मकई है, मेज है, वो अभी अपने पेड़ से उतारा, वो स्टोर ही नहीं कर सकते, तो क्या अलग अलग खेती करोगे, नहीं। तो मकई को रख दोगे तो वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा, तो वो मकई का सीड में वो एबिलिटी की डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन होने का वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा, डोर्मेंसी चला जाएगा। तो ही तो आप अगला जनरेशन में फिर अगला साल खेती करोगे। तो इसलिए हम बोलते हैं बेसिस ऑफ खेती क्या है, सीड। क्योंकि सीड का पास दो प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेशन जिसकी वजह से वो डोर्मेंसी में चला जाएगा, जिसके वजह से आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और सीड का बहुत सारा एडवांटेजेस है। मान लो पहले बात तो सीड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो वेरिएशन होगा। मैं गोलाघाट से सीड लाके गुवाहाटी में खेती कर सकता हूँ, तो इजी टू डिस्पर्स है, कोई भी नया एरिया में मैं डिस्पर्स कर सकता हूँ, ठीक है। हार्ड सीड कोट रहता है तो प्रोटेक्शन मिलते रहता है। तो हार्ड सीड कोट क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रायो को। सीड के पास स्टोर्ड फूड रहता है, ताकि जब वो सीड जर्मिनेट करे तो फूड मिलते रहे। एक सीड को मैं दिया, क्या अलग अलग फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं करेगा। उसमें जब पत्ता उत्ता आ जाएगा तब फोटोसिंथेसिस करेगा। तो वो सीड जर्मिनेट होकर पत्ता लाने तक उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला है, तो उस सीड का पास स्टोर्ड है, किस फॉर्म में, कोटिलेडन्स के फॉर्म में, ठीक है। सो सीड का पास स्टोर्ड फूड रहता है कोटिलेडन्स के फॉर्म में, जो नरिशिंग करेगा सीडलिंग को जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो जाता। सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा तो वेरिएशन लाएगा। सीड का पास बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज है, ताकि आप उसको डिस्पर्स कर दो कोई भी नया हैबिटेट में, गोलाघाट से लाके गुवाहाटी ला दिया और वो नया एरिया को कॉलोनाइज कर देगा। और सीड जर्मिनेशन डिपेंड करेगा वाटर पे, ठीक है, ड्राई प्लेसेस में जर्मिनेट नहीं करेगा। और सीड को आप आराम से स्टोर करते हो, ड्राई इजीली स्टोर कर सकते हो ड्राई प्लेसेस में। और सीड को आप फूड हिसाब से भी यूज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू राइज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ये तो सिंपल सा बात है, खाते भी अगले जनरेशन के लिए हम रखते भी हैं। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी मतलब उस सीड का पास एबिलिटी है प्लांट बनेगा, कब तक उसका पास एबिलिटी है। तो सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लीव फॉर मेनी ईयर्स, काफी साल तक रहता है। तो एक एग्जांपल है ओल्डेस्ट सीड, ठीक है, जो 10,000 साल तक डोर्मेंसी इनएक्टिव पीरियड में था, वो था ल्यूपिन प्लांट का, दैट इज साइंटिफिक नेम था ल्यूपिनस आर्टिकस। कहाँ से मिला था, आर्टिक टुंड्रा से मिला था, याद रखना। इसका डोर्मेंसी जो था 10,000 साल पुराना था, तो वायबिलिटी 10,000 साल है, याद रखना, ओल्डेस्ट।
और एक है 2000 साल पुराना डोरमेंसी पीरियड में था डेड प्लम का, फिनिक्स जक्टेलिफेरा। कहाँ से मिला था? किंग हेरोड पैलेस से मिला था नियर डेड सी। इसका डोरमेंसी पीरियड 2000 साल तक था। ऑर्किड तो मोनोकोट है, नॉन एंडोस्पर्म के हमने देखा पॉपजी स्क्वायर में। तो इसका फ्रूट कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। और भी कोई पैरासाइटिक प्लांट है, स्पेसीज है जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीड्स रहता है, ओरोब्रांकियन स्ट्राइगा, याद रख लेना। ये पैरासाइटिक स्पेसीज का एग्जांपल है, ओके। ओरोब्रांकियन स्ट्राइगा एनसीईआरटी में छूट जाता है, इसको ध्यान रखना। फ्रूट तो पता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ओवरी वाल क्या बनेगा? आपका फ्रूट वाल बनेगा। फ्रूट वाल अगर डिफ्रेंशिएट हुआ 3 लेयर में, आउटर एपिकार्प, मिडिल का मेसोकार्प, एंडोकार्प, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, तो उसको बोलोगे फ्लैशी फ्रूट। इसका याद रख लेना ओएमजी, ऑरेंज, मैंगो, गावा। और अगर डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ तो ड्राई फ्रूट याद रख लेना, एमजी ही डायरेक्ट याद रख लेना, डेट इज मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। टोसा फ्रूट का बोलोगे ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से डेवलप है उसको बोलोगे ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब ओवरी के साथ दूसरा फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व है, उसे बोलोगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल मान लो थैलामस इन्वॉल्व है, तो एप्पल में ओवरी तो इन्वॉल्व था, बट ओवरी वाला पार्ट से जो फ्रूट बना हो एप्पल का अंदर में है। जो एप्पल का ये मेन पार्ट हम खाते हैं ना, ये थैलामस है तो इसलिए थैलामस कंट्रीब्यूट करे, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सिमिलरली स्ट्रॉबेरी में भी थैलामस कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड पियर, ये याद रख लेना। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करेगा उसे बोलोगे पार्थिनोकार्पिक। देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो व्हील सीड नहीं बनेगा, तो ऐसा सीड, ऐसा प्लांट कैसा होता है? सीडलेस फ्रूट होता है। और नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बनाना। नेचुरल पार्थिनोकार्पिक सीड क्या है? बनाना। बनाना में क्या होता है? उनमें फर्टिलाइजेशन से पहले, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है ना, तो उनमें ऑक्सीजन का हार्मोन का लेवल्स बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो उस प्लांट को लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो वो ओवरी को फ्रूट बना देता है। बट एक्चुअली में बनाना में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो बनाना में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ओवरी सीड बना ही नहीं। तो जो हम नेचुरली ज़्यादातर बनाना खाते हैं वो सीडलेस बनाना है। तो बोलोगे सर छोटा 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 काला काला क्या देखता है? वो इमेच्योर्ड ओव्यूल रहता है, सीड नहीं बना हुआ है वो सब, ठीक है। तो बनाना एक नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है। अब कोई बनाना का पेड़ में फर्टिलाइजेशन होता है तो इनमें बड़ा बड़ा साइज का सीड भी दिखता है, वो सब बनाना में। बट नॉर्मली जो हम बनाना खाते हैं उनमें पार्थिनोकार्पिक, नेचुरली पार्थिनोकार्पिक। कारण क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले उनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, तो प्लांट को लगता है फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ओवरी को फ्रूट तो बना देता है बट ओवरी सीड नहीं बन पाया, तो इसलिए। और इसको आप आर्टिफिशियली भी अप्लाई कर सकते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीजन जिबरेलिक एसिड, और आर्टिफिशियली भी कर सकते हो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में क्या होता है? दो प्लांट का कैरेक्टर को आप मिक्स कर रहे हो, सो डिजायर कैरेक्टर को आप ला सकते हो। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली होता है, तो फार्मर लोग इस हाइब्रिड सीड को करेगा, हाइब्रिड प्लांट बनाएगा उस हाइब्रिड प्लांट में आपको डिजायर कैरेक्टर मिल जाएगा पहला सीजन। बट उस हाइब्रिड प्लांट से जब सीड बनेगा तो म्यूसिस करके गेमेट का फ्यूजन होकर बनेगा, तो म्यूसिस करने से क्या हो जाएगा? कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन का जो सीड जो होगा उसमें हाइब्रिड सीड का सारा कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। सो डिफरेंट होगा हाइब्रिड प्लांट से। तो फार्मर क्या करेगा? बार बार ये हाइब्रिड सीड को किनेगा जो कॉस्टली होता है। तो इसका सोल्यूशन है, एक है एपोमिक्सिस। इसका सोल्यूशन है कि कोई भी आपका हाइब्रिड क्वालिटी है, अगर आप उसमें एपोमिक्सिस के थ्रू अगर बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो? एपोमिक्सिस के थ्रू अगर बनाते हो तो उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा। तो एपोमिक्सिस क्या देखते हैं? एपोमिक्सिस एस, तो एस मतलब सीड, तो सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, सॉरी। और उसी प्रकार से अगर सीड का डेवलपमेंट हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलोगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कि सम स्पेसीज ऑफ एस्टेरेसियन ग्रासेस में होता है। तो इसमें सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन का। तो देखो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो ये बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, बट ये किसको मिमिक करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इसमें क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल का म्यूसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, तो उससे जो मेगास्पोर होगा वो डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रायो से होगा डिप्लॉयड होगा। तो एक भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, तो वो एक डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल सीड बन जाएगा, तो ऐसा सीड को बोलते हैं एपोमिक्टिस सीड। फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बना तो पार्थिनोकार्पी, सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बना तो एपोमिक्सिस, और एम्ब्रायो बिना फर्टिलाइजेशन का बना तो उसे बोलोगे पार्थिनोजेनेसिस, जैसे ड्रोन बनता है नेवी में। ये सब मीनिंग थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो एपोमिक्सिस के थ्रू क्या होगा? मान लो ये हाइब्रिड प्लांट है,
हाइब्रिड प्लांट है, इसमें सारा कैरेक्टर है। तो इसमें अगर मैं ऐसा केमिकल दूं कि नेचुरली इस हाइब्रिड प्लांट में मेगास्पोर बनते समय म्यूसिस होगा, मैं कोई एक ऐसा केमिकल दे दूं कि उसमें म्यूसिस ना हो, माइटोसिस ही हो, तो ऑटोमेटिकली एक डिप्लॉइड होगा, उससे एम्ब्रायो भी, सीड का अंदर एम्ब्रायो भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड ही हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनेगा। तो ये जो सीड बनेगा इसमें 100% आपका हाइब्रिड प्लांट का कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि मैं एपोमिक्सिस से बना है। एपोमिक्सिस कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि म्यूसिस ही नहीं होने वाला। पॉलीएम्ब्रायनी, नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रायनी मतलब एम्ब्रायो, तो ये सब ज्यादातर मैंगो इन सीटर्स में दिखाई देता है। तो क्या होता है, ये तो एम्ब्रायोसेक है, तो बाहर में न्यूसेलस सेल है। तो काफी बार क्या होता है, न्यूसेलस सेल्स अंदर में घुस जाते हैं आपका एम्ब्रायोसेक का, और यहाँ में घुस के ये एम्ब्रायो में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो नॉर्मली एक एम्ब्रायो है, न्यूसेलस सेल अंदर में घुस के भी एम्ब्रायो बनने लग गया, तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं पॉलीएम्ब्रायनी, जो कि मैंगो इन सीटर्स में दिखता है। तो सम ऑफ द न्यूसेलस सेल जो एम्ब्रायोसेक को सराउंड करके रखा है, वो स्टार्ट कर देगा डिवाइड करके, प्रोट्यूट कर देगा, एम्ब्रायोसेक में घुस जाएगा और वही डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो में। तो म्यूसिस क्या नहीं, फर्टिलाइजेशन क्या नहीं, डायरेक्टली न्यूसेलस का डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल डायरेक्ट एम्ब्रायो बनने लग जाएगा। तो इस केस में हर ओविल में बहुत सारा एम्ब्रायो होने लग जाएगा, ठीक है। और एपोमिक्टिक एम्ब्रायो तो क्लोन से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है। तो काफी बार आप देखना, तो आम का गुठली से 2 आम का पेड़ निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें एपोमिक्टिक होके 2 एम्ब्रायो आ चुका था। तो ऐसा कंडीशन को बोलोगे पॉलीएम्ब्रायनी, ठीक है। सो इसके साथ ये सारा टॉपिक खत्म हो गया और मेरा जो पोर्शन था वो भी खत्म हो गया। आपको बस लगे रहना है और पूरा मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। हम मिलते रहेंगे, डाउट सेशन चलते रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, हर चैप्टर का वीडियो बनाने का कोशिश किया, जैसे क्लास में पढ़ाया डिट्टो वैसे ही पढ़ाने का कोशिश किया, ताकि आपको रिवीजन होने में बहुत ही हेल्पफुल हो। हर वीडियो सॉल्यूशन बनाया, हर टेस्ट हुआ तो उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का वो हेल्प हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।